Hello, everybody. Welcome again in this channel, Teach Well Education. And in this video series, I am going to cover the entire Chhattisgarh English lecturer job syllabus. This syllabus for now until the new notification come on the basis of 2019 is same entirely covering the grammar portion only. And from today onwards, we are strictly starting from the very first concept of the English grammar, that is forming a sentence in English. तो हम इस पूरे लेक्चरर सीरीज में हम पूरा का पूरा ग्रामर का पोर्शन कवर करने वाले हैं, क्योंकि अभी जब तक नया नोटिफिकेशन और सिलेबस नहीं आ जाता तब तक 2019 का जो सिलेबस है वही को ही हम फॉलो कर रहे हैं, और जिसमें पूरा का पूरा ग्रामर जुड़ा हुआ है। आशा है इससे पहले के 2 वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने बताया है उसे आपने फॉलो कर लिया होगा। तो अगर सब ठीक है, तो अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे समझ में आएगा कि और क्या बेहतर देना है। कमेंट कीजिए आपके जो डाउट्स होंगे और क्वेरीज होंगे। इस वीक में किसी एक दिन, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे को, एक लाइव क्लास होगी जिसमें आप लोगों के सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। वीडियो के कमेंट में उसका टाइम ऐप को शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जैसा कि इस पूरे सीरीज का मैंने नाम रखा है। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द ग्रामर। और सबसे पहला चीज तो आपको यही क्लियर होना है कि ग्रामर की स्पेलिंग में ए फॉर एप्पल होता है, ई फॉर एलिफेंट नहीं। GRAMMAR, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। ओके, सो ग्रामर 1, द वेरी फर्स्ट लेक्चर फॉर द ग्रामर सेक्शन। मैंने इसको G1 इसलिए नाम दिया हूं क्योंकि वोकेबलरी का जब सीरीज शुरू होगा तो उसको मैं V1 नाम दे सकूं, और आप वीडियो के स्टार्टिंग से ही डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सा वीडियो किस चीज को एग्जैक्टली एड्रेस कर रहा है। फॉर्मिंग अ सेंटेंस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम सेंटेंस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो धीरे धीरे करके मैं इस टेबल को फिल करते जाऊंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट कॉपी में इस टेबल को अभी बना लिए रहिए। और जैसे जैसे मैं क्लासेस में आगे बढ़ते जाऊंगा, इस वीडियो को आगे प्रोसीड करते जाऊंगा, वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, इन चीजों का आपको मैं इंस्ट्रक्ट करते जाऊंगा, और जो आपको समझ में आते जाएगा उसको आप डेफिनेशन, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल 2 जो है वो होगा जो आप खुद से फील करेंगे, आप अपने माइंड से फील करेंगे। इसलिए इस कॉलम और इस पूरे टेबल को बना लीजिए और साथ साथ चलना शुरू कीजिए। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज अ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज? इसको हम कैसे पढ़ते हैं? वर्ड। आर जो है वो बहुत कम बोला जाता है, साइलेंट नहीं होता है, बट कम बोला जाता है। ओके, सो अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन। व्हाट इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने लेटर्स होते हैं उन सभी के एक मीनिंगफुल कलेक्शन को, ऐसा कलेक्शन जिसका कोई मीनिंग आता हो, हम उसे वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वर्ड कहते हैं। आप रिपीट कीजिए, व्हाट इज अ वर्ड? अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड है अल्फाबेट और लेटर्स। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होता है,
और उस अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप देखिए क्या ये एक वर्ड होगा? क्या एक वर्ड होगा? मैंने लिखा है एम, देन ए, देन टू एंड एन। क्या एक वर्ड होगा ये? अच्छा, क्या ये वर्ड होगा? मैंने लिखा है एम, देन ए, देन हैज, देन एन। नहीं। अच्छा, क्या ये एक वर्ड होगा? इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लिखा है आई, देन एम, देन एन एंड देन ए। अच्छा, क्या ये एक वर्ड होगा? मैंने लिखा है एम, ए, आई, एन, मेन। हमने इसको एक सही तरीके से प्रोनाउंस करने में कामयाबी पा लिया है। फॉर अस वी आर एबल टू सक्सेसफुली प्रोनाउंस द फोर्थ वर्ड, but we don't have any pronunciation for the first one, neither the second nor the third, but we have a successful pronunciation of the fourth word. And do we have its meaning? क्या हम इसका मीनिंग जानते हैं? मेन मीन्स which has the most value among a number of things. जब कुछ चीजों में, कुछ चीजों की संख्या में एक चीज की अहमियत सबसे ज्यादा हो तो हम उसे कहते हैं मेन, जिसको हम हिंदी में जरूरी या सबसे अहम, ये बात हम मीनिंग में ट्रांसलेट करते हैं। तो होप अब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि एग्जैक्टली एक वर्ड होता क्या है। क्लियर है? चलिए अब हम फ्रेज पढ़ते हैं और मेन का जो डेफिनेशन है आपको इस बॉक्स में लिख लेना है। क्या है मेन का डेफिनेशन? अगर बन पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड बताया मेन, आपने कौन सा वर्ड लिखा अपने लिए मीनिंग में? चलिए, आपने जरूर लिखा होगा फ्रेज। तो एक वर्ड जो होता है लेटर्स का एक यूनिट वर्ड कहलाता है, ठीक है? बट लेटर्स का एक यूनिट से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अगर यूनिट हो, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हो, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। लेकिन फ्रेज में भी ट्रिक होता है कि ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसमें कोई एक डेफिनाइट वर्ब ना हो। जैसे अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच बट does not contain both a subject and a verb। हम अगली क्लास में डेफिनेटली इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ थॉट, कि फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। कैसे वर्ड्स आपस में रिलेट करते हों एक दूसरे से। जैसे गुड पर्सन, अच्छा इंसान, ब्लू स्काई। स्काई के लिए हम रेड नहीं यूज करते, रेड स्काई। कभी कभी हम लिटरेचर में क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली वी डोंट एट्रीब्यूट रेड कलर टू द स्काई। वी ऑफन एंड मोस्टली एट्रीब्यूट ब्लू कलर टू द स्काई। और ये फंक्शन करता है एक अलग ही पार्ट ऑफ स्पीच की तरह। मैं जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। कभी कभी डिटरमाइनर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, बट वो है या नहीं उस चीज को हम डेडिकेटेड जब पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल तो आप ये समझिए कि एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स का यूनिट जो होता है वो वर्ड है। दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप जो रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड का ही दरअसल मीनिंग है मीनिंगफुल।
मतलब है फ्रेज। जैसे एग्जांपल के लिए, इन द गार्डन, आफ्टर द स्टॉर्म, रनिंग वेरी फास्ट। अच्छा मुझे बताइए, क्या आप इन तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब पहचान सकते हैं? नहीं ना। अगर आप नहीं भी पहचान सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दीज आर एक्चुअली कॉल्ड फ्रेजेस। मैं समझ सकता हूं कि आप कह रहे होंगे कि रनिंग तो एक वर्ब है, ये फोर्थ फॉर्म है। नहीं, ये फोर्थ फॉर्म नहीं, यहां पर एक जीरंड की तरह यूज हो रहा है। अब जीरंड क्या होता है, फिलहाल के लिए पेशेंस रखिए। मैंने पहले ही कहा है कि ग्रामर और वोकेबलरी दोनों पैरेलल चलेंगी। तो मैं हर एक छोटे वर्ड को अगर लगातार समझाने लगा ऑन द स्पॉट, तो मैं वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और मैं आपको जो सरल तरीके से सीक्वेंस में समझाना चाहता हूं वो नहीं हो पाएगा। बस ये समझिए कि रनिंग यहाँ पर एक मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब की तरह वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो होप आपको फ्रेज क्या है ये समझ गए। तो लेटर्स से वर्ड बना, वर्ड से फ्रेज बना, लेकिन फ्रेज का ही एक स्पेशल टाइप होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। 5 टाइम्स इसको प्रोनाउंस कीजिए, स्पीक लाउड। 5 बार इस फ्रेजल वर्ब, इस वर्ड्स को आप प्रोनाउंस कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और 5 बार बोलिए ताकि ये आपको हैबिट में आ जाए। प्लीज डू स्पीक एटलीस्ट फॉर 5 टाइम्स this group of this pair of words. What is that pair of words? Phrasal verb. Phrasal verbs are special idiomatic combination of verb and a preposition. तो phrasal verb में क्या क्या होता है? एक होगा verb और दूसरा होगा preposition। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं आपको फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा उस समय मैं एग्जैक्टली वर्ब और प्रीपोजिशंस क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। बट फॉर एन इंस्टेंस आई हैव सप्लाइड सम एग्जांपल्स फॉर द सेम। इट क्रिएट्स एंटायरली न्यू मीनिंग। वर्ब का जो मीनिंग होता है, जब उसके साथ प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फिर से वो खुद में एक अलग तरीके का नया वर्ब की तरह वर्क करता है। वो खुद में एक पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है। एग्जाम्पल, रन आउट, आउट ऑफ स्टॉक। रन आउट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ स्टॉक। कि जब मान लीजिए आप शॉप जाते हैं और शॉप से आप मैगी का डिमांड करते हैं और शॉपकीपर कहता है कि मैगी खत्म हो गया। तो हिंदी में हम जिसे कहते हैं मैगी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि घर में बन रहा था और सबको बांट दिया गया और आपके लिए नहीं बचा। नहीं, मैगी खत्म हो गया मीन्स द स्टॉक ऑफ मैगी रैन आउट, या फिर इसको कह सकते हैं मैगी रैन आउट ऑफ स्टॉक। समझ गए? तो मैगी जो है वो खत्म हो गया। रन इनटू, रन आउट एंड रन इनटू। रन इनटू का मीनिंग होता है मीटिंग समवन अनएक्सपेक्टेडली। जब आप किसी से बिना इरादे के या फिर अचानक से मिल जाते हैं, आप कहीं मार्केट गए हुए हैं और वहां पर कोई आपके जान पहचान के फ्रेंड या फैमिली से कोई मिल गए, तो आप कहते हैं कि रैन इनटू, आई रैन इनटू हिम, आई रैन इनटू सुमित while I was visiting the shopping mall for a particular reason। कि आप पर्टिकुलर रीजन के लिए जब शॉपिंग मॉल गए हुए थे तो आप सुमित से मिल गए। ओके, सो दिस इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब खुद में बहुत पूरी, उसकी एक इंटायर पूरी की पूरी दुनिया है, हम वहां पे अभी नहीं जाएंगे। बस ये समझिए कि एक इडियमेटिक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन फिक्स होता है, इसका मीनिंग भी फिक्स होता है, जो कल्चर और लैंग्वेज वर्ड्स के यूजिंग हैबिट्स से आया हुआ है। इसका मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते, डाइवर्ट नहीं कर सकते, और ये खुद में एक नया मीनिंग के साथ ये यूज होता है। क्लॉज, लेकिन सेंटेंस यहीं पे नहीं आया है। आपको सेंटेंस को समझने के लिए इन चीजों को समझना ही पड़ेगा। लुक, आई विल डेफिनेटली मेक माई डिस्क्लेमर हियर।
अगर आप स्कूल के स्टूडेंट होते होते तो डेफिनेटली मैं आपको इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया होता, क्योंकि स्कूल में सीक्वेंस अलग होता है। लेकिन आप ग्रोन अप हैं, आप सीधा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और इन वर्ड्स को, इन टॉपिक्स को हो ना हो थोड़ा बहुत आपने सुना हुआ ही है। तो मैं एक को जब पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली आपको दूसरे के चीज को लेकर कंफ्यूजन होगा। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस स्पेशल फ्रेश अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ग्रामर इन इंग्लिश। इसीलिए मैंने ग्रामर को समझने का पूरा इस सीरीज के लिए एक बहुत ही फ्रेश अप्रोच लगाया हुआ है, जो बाकी ट्रेडिशनल अप्रोचेस से थोड़ा अलग है। ज्यादा अलग तो नहीं है, बट थोड़ा अलग है, जो थोड़ा बेहतर तरीके से आपको समझने में मदद करता है। तो चलिए क्लॉज को समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब बट इट इज नॉट कंप्लीट इन मीनिंग। A group of words that has a subject and a verb but does not complete in meaning. तो ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसमें वर्ब तो होगा, सब्जेक्ट भी होगा, लेकिन उसका मीनिंग खुद में कंप्लीट नहीं आएगा। आप जब उसको सुनेंगे या उसको बोलेंगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि एक कुछ चीज पेंडिंग है, कुछ इनकम्प्लीट है, या कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है नेचुरली। सो एग्जाम्पल, बिकॉज सी वॉज लेट। बिकॉज सी वॉज एक वर्ब है और लेट भी एक वर्ब है, तो एक फाइनाइट वर्ब है, डिपेंडेंट मेन वर्ब है, वाज उसका हेल्पिंग वर्ब है, सी एक सब्जेक्ट है, और बिकॉज एक कंजंक्शन है। वैसा ही इफ इट रेन्स, यहां पर भी आप देखेंगे कि रेन्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और एक कंडीशन बता रहा है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो क्या, एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस आता है, और क्लॉज के लिए यही जरूरी है और यही चीज इसे सेंटेंस से अलग करता है। तो होप आप अपने जो टेबल बनाया है आपने उसमें क्लॉज का भी मीनिंग और एग्जाम्पल लिख लेंगे। और अब आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा ही एक और एग्जाम्पल आप सोचकर टेबल का जो एग्जाम्पल 2 वाला कॉलम है वहां पे लिखें। अब समझते हैं सेंटेंस क्या होता है। बट I can definitely hope that till the time you must have made a definition, at least a working definition by yourself on sentence. लेकिन मैं इतना तो आस करूंगा कि अभी तक के कंक्लूजन से आप सेंटेंस का एक वर्किंग डेफिनेशन डेफिनेटली बना लिए होंगे। सो यस, अ सेंटेंस, सेंटेंस को ऐसा शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। अ सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का एक मीनिंगफुल कलेक्शन होता है एक सेंटेंस, बट इट स्टार्ट विथ अ सब्जेक्ट, has at least one finite verb and ends with a full stop. देखो ये फुल स्टॉप मैंने लगाया ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस क्या होता है, एक मीनिंगफुल कलेक्शन ग्रुप होता है वर्ड्स का। इसमें क्या क्या चीजें होती है, स्टार्ट होता है एक सब्जेक्ट के साथ, इसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होगा, और ये खत्म होता है एक फुल स्टॉप के साथ। जैसे कि अब आप कंप्लीट सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, टुडे इज अ गुड डे। अब यहां पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। टुडे इज अ गुड डे, हम आज के बारे में बात कर रहे हैं, और एक इसमें फाइनाइट वर्ब है,
बार बार फाइनाइट वर्ब मैं बोल रहा हूं ना, फाइनाइट मतलब जो होता है जो टाइम और टेंस के रूल्स को फॉलो करता है, जिसका टाइम का एक लिमिट होता है, जो एक टाइम के बाद था हो जाएगा या एक टाइम के पहले वो होगा हो जाएगा। तो जिसमें टाइम की लिमिट हो, टुडे, इज, एम, आर, ये सारी के सारे जो वर्ब्स होते हैं वो फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, बट एक ट्विस्ट है यहाँ पर। क्या है ट्विस्ट? कि फुल स्टॉप के साथ साथ ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी इंड हो सकता है। एक्सक्लेमेशन मार्क किसे कहते हैं? इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। सो टेक्निकली सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप हो गया वर्ड्स का जिसका कोई मीनिंग आता है, जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होगा जो फुल स्टॉप के साथ या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ कंप्लीट होता है। इसको कहने के बाद आपके माइंड में कोई और ज्यादा इनकम्प्लीटनेस का सेंस नहीं आता है। बट डू रिमेंबर, क्योंकि अभी आप एक्टिविटी और फन करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप जबरदस्ती का कोई क्वेश्चन लगाना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा, अजय गोज टू स्कूल डेली। अजय गोज टू स्कूल डेली। आपके माइंड में अब आ सकता है वाई, बट आप देखेंगे कि अजय गोज टू स्कूल डेली, इतने में उस वाई का आंसर नहीं है, या उस वाई की नीड इतने में नहीं है। अगर आप उस वाई को पूछना चाह रहे हैं, उसका आंसर भी चाह रहे हैं, तो आपको एक नया असर्शन लगाना पड़ेगा, एक नया वर्ब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। गोज एक खुद में फाइनाइट वर्ब है जो डेली के साथ सेटिस्फाई हो जा रहा है। Are you understanding? So, dear everybody, hope you are understanding this and you got the real understanding of what is a sentence and how it is a different thing from a phrase and a clause. एक clause और phrase से sentence different कैसा है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो चलिए देखते हैं। Beyond a sentence, लेकिन लैंग्वेज में, लिटरेचर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो कभी कभी स्ट्रिक्टली क्लॉज भी नहीं होता, फ्रेज भी नहीं होता, सेंटेंस भी नहीं होता। ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिसको हम इडियम्स कहते हैं। इडियम्स मुहावरे या लोकोक्तियां। कभी कभी क्या होता है, ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है जो कल्चरली हैबिट के साथ, यूज के साथ बना होता है। इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, इसका मीनिंग जो होता है वो इसके लिटरल मीनिंग से दूसरा होता है, इसका फिगुरेटिव मीनिंग होता है। शब्दार्थ से अलग इसका भावार्थ होता है, इसका भावनात्मक अर्थ दूसरा होता है, इसके शब्दों के अर्थ से अलग होता है। तो जब मैं फिगर ऑफ स्पीच और इडियम्स और पोएट्रीज पढ़ाऊंगा तो इन चीजों के बारे में और डिटेल में बताऊंगा मैं। अ पीस ऑफ केक, रेन ऑफ टेरर, पुलिंग योर लेग, टांग खींचना, याद है ना? और रेन ऑफ टेरर पिछले क्लास में मैंने बताया था, आपको याद करना है। बाय द वे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि रेन ऑफ टेरर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। इसके साथ मैंने एक और बहुत यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट इडियम बताया था, और वो क्या था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लीज पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। फिक्स्ड मीनिंग वर्क लाइक चीट कोड्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज में जल्दी से चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए या कम वर्ड्स में ज्यादा आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए यूजुअली इडियम्स का यूज होता है। कल्चरल एंड फिगुरेटिव, जैसे मैंने कहा, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, जैसा लिखा जाता है वही उसका मीनिंग नहीं होता, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। इसके अलावा सेंटेंसेस में इडियम्स के अलावा पोएटिक वर्सेस भी होते हैं। कविताओं की दो तीन लाइन होती है ना, छंद की तरह, या जो बनते हैं कपलेट्स, या हम पढ़ेंगे बैलाड, और कई चीजों के बारे में बेसिक्स हम पढ़ेंगे। सच अ फेस सी आई नेवर मोर, देखिए एक पोयम का ये एक हिस्सा है, और इसका एक्चुअल सेंटेंस क्या होना चाहिए? आई विल नेवर सी सच अ ब्यूटीफुल फेस अगेन। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सेंटेंस है,
लेकिन इसको क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए ऐसा लिखा गया है जिसमें ग्रामर के ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, जो सेंटेंस के एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। द ओशन डीप डार्क एंड एंडलेस, इसका स्ट्रेट मीनिंग क्या होना था? द ओशन इज वेरी डीप, डार्क एंड एंडलेस। Verses are used by removing mostly helping verbs to feel words more immediate and sharp. Verses में जो creative use होता है उसमें ऐसा होता है कि इसमें is, am, are, was, were, be, being ये सबको हटा दिया जाता है अधिक यूजुअली, ताकि ज्यादा इमीडिएट आइडियाज को एक्सप्रेशन मिल सके। आइडियाज जो हैं वो वर्ड्स के लिए ज्यादा वेट ना करते रहे। समझ गए? अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं अगर सारी चीजें समझ में आई। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि कौन सा चीज क्या है। हमको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस इनमें डिफरेंस करना है कि इनमें से कौन सा क्लॉज है, कौन सा फ्रेज है, कौन सा सेंटेंस है। बेस्ट ये होगा कि वीडियो को पॉज करके या थोड़ा सा फॉरवर्ड करके सबसे पहले आप खुद से ही सॉल्व कर लीजिए इस सभी के सभी 20 क्वेश्चंस को। उसके बाद जब मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं तो देखते जाइए कि कहाँ आपने डेविएशन किया, कितना आप अपना करेक्ट आंसर अचीव कर पाए, ताकि आप अपने प्रेजेंट पोटेंशियल को भी लगातार समझते रहें। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, बेस लाइन वाला उस चीज को रियलाइज करते रहें, क्योंकि तभी आप रियल मायने पे इफेक्टिवली होमवर्क को कंप्लीट कर पाएंगे, जिसके लास्ट में मैं दिया हूं। फर्स्ट सेंटेंस, अक्रॉस द नैरो स्ट्रीट। अक्रॉस द नैरो स्ट्रीट, तो ट्रिक तो ये है कि पहले सेंटेंस है क्या ये समझना है। तो हमें एक इनकम्प्लीटनेस का सेंस आ रहा है। अक्रॉस द नैरो स्ट्रीट, उस सकरे गली के पार। क्या, तो सेंटेंस नहीं है। क्या इसमें कहीं पर कोई फाइनाइट वर्ब है? वर्ब भी नहीं है। सो टेक्निकली ये एक फ्रेज हो गया। क्लियर हुआ? द कैट मियाउड लाउडली, सब्जेक्ट है, कैट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मियाउड सेंटेंस पास्ट में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज्ड है। और लाउडली वर्ब कैसा है, उसको एडवर्ब जो है क्वालिफाई कर रहा है। तो बिल्ली जोर से मियाऊ की, हिंदी में जो खुद में एक कंप्लीट आइडिया को प्रेजेंट कर रहा है, जो फुल स्टॉप के साथ इंड हो रहा है। सो टेक्निकली इट इज अ सेंटेंस। चलिए, बिकॉज ही फॉरगॉट हिज हेवी कीज, क्योंकि वो अपने हेवी कीज को भूल गया। फुल स्टॉप नहीं है, कंप्लीट आइडिया नहीं आ रहा है, और ही फॉरगॉट एक फाइनाइट वर्ब है, सो ये क्लॉज हो गया। इन द मिडिल ऑफ द डार्क नाइट, घने रात के बीचों बीच। इन द मिडिल ऑफ द डार्क नाइट, वर्ब बताइए, क्या कोई वर्ब है? कोई वर्ब नहीं है। अगर कोई वर्ब है ही नहीं तो क्लियर हो जाना है, ये एक फ्रेज है। सी ओपन्ड द विंडो स्लोली, पहला तो फुल स्टॉप ही लगा है, दूसरा ओपन्ड फाइनाइट वर्ब है, और एक कंप्लीट सेंस देता है कि उसने खिड़की को धीरे धीरे खोली। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटेंस। Whenever it snows it in winter, whenever it snows एक फाइनाइट वर्ब है और क्लियरली ये क्लॉज है। अंडर द बिग ओल्ड ओक ट्री, अंडर एक बड़े से ओक ट्री के नीचे, लेकिन कोई वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन। एट्थ क्वेश्चन, वी इंजॉय प्लेइंग चेस एट नाइट। फुल स्टॉप लगा है, कंप्लीट आइडिया है। वी इंजॉय फाइनाइट वर्ब है, प्लेइंग भी है, लेकिन यहाँ पर प्लेइंग जिरंड है, इन्फिनिटिव है, इनफाइनाइट है।
बट एंजॉय जो है वो फाइनाइट है। प्लेइंग जो है खुद में एक सेंस को नहीं बताता टाइम का, सिर्फ एक एक्टिविटी को बताता है। बट वी इंजॉय कर रहे हैं या करते हैं प्रेजेंट को बताता है। सेंटेंस है नियर द क्रिस्टल क्लियर माउंटेन लेक। क्रिस्टल क्लियर माउंटेन लेक के पास क्या? नियर द क्रिस्टल क्लियर माउंटेन, क्या कोई वर्ब है? इनकम्प्लीटनेस का सेंस है, तो ये हो जाएगा फ्रेज। दैट ही हैड मेंशन्ड टू अस बिफोर, की जहां पर भी इस तरीके से आए और इस तरीके का इनकम्प्लीटनेस हो, क्या हो जाएगा? क्लॉज। द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट, सेंटेंस एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड रेयर फ्लावर्स। एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड रेयर फ्लावर्स, फ्रेज। ऑल्दो द हेवी रेन स्टार्टेड, हालांकि हेवी रेन स्टार्ट हो चुका था, किंतु नहीं पता। 14th क्वेश्चन, इफ यू विश योर लंच टुडे, सॉरी, इफ यू फिनिश योर लंच टुडे देन व्हाट? फिनिश एक फाइनाइट वर्ब है लेकिन मीनिंग्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्लॉज। दे वेंट टू द सिनेमा टुगेदर, सेंटेंस वेरी क्विकली एंड क्वाइटली। एडवर्ब है और ये एडवर्ब है, तो आप देखेंगे कोई वर्ब नहीं है, फ्रेज। विच वॉज स्टोलन यस्टरडे मॉर्निंग, विच वॉज स्टोलन फाइनाइट वर्ब है बट सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्लॉज। स्टॉप द कार इमीडिएटली, पंक्चुएशन से है बट फुल स्टॉप की तरह वो वर्क कर रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। और सेंटेंस खुद में एक ऑर्डर है, इंपरेटिव सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह वर्क कर रहा है। अ बॉक्स ऑफ कलरफुल चॉकलेट्स, what? A box of colorful chocolates, but there is no verb. That's why phrase. Since I haven't seen her lately, तब से क्योंकि मैंने उसे देखा ही नहीं है आजकल। Since I haven't seen her lately, what? Since खुद में incomplete बना रहा है इस चीज को। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस 20 में से कितना आपका करेक्ट हुआ। चलिए अब आपके लिए होमवर्क है, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू डू these homeworks because these are the things that are really going to help you grow faster. In all these 20 sentences, pick out phrases, clauses, idioms, phrasal verbs. अब इसमें खुद में भी सेंटेंस के हिस्से में या फिर चीजों में थोड़े थोड़े कहीं पे फ्रेज होंगे, कहीं पे क्लॉज होंगे, उन सभी को आपको अलग पिक करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला होमवर्क। आज का आपका सेकंड होमवर्क है मेक 20 फ्रेज, 20 क्लॉज, 20 सेंटेंसेस। आपको 20-20 सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज को बनाना है, प्रैक्टिस करना है, उसे बाद में चेक करना है। जब मैं लाइव क्लासेस लूंगा तो वहां पर उसको करेक्ट कराना है, चेक कराना है। We will find some better mediums to get connected, but for now this is all. I hope you definitely got some benefits from this video. If you are new and you haven't yet subscribed, please do subscribe this video and channel, like this video and share. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।